नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको बताती हूं कि कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बात पहली खबर में उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज फिर एक बार बयानबाजी का दौर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था और विकास और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उधर संभल में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन सुर्खियों में है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध इमामबाड़ा और मजार और ईदगाह को ध्वस्त कर दिया गया है। डीएम और एसपी खुद मौके पर मौजूद रहे और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और फिर बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े तनाव की। अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच अब अमेरिका के भीतर से ही युद्ध नीति पर सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर उनके ही पूर्व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सिर्फ हवाई हमलों के भरोसे ईरान जैसा युद्ध नहीं जीता जा सकता। सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका की रणनीति अधूरी है? क्या जंग अब और लंबी और खतरनाक होने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट में हालात और विस्फोटक मोड़ लेने वाले हैं? आज इन तीनों बड़ी खबरों पर होगी सबसे बड़ी पड़ताल। तो चलिए करते शुरुआत और आपको बताती हूँ पहली खबर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शामली की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 581 करोड़ का तोहफा दिया है। शामली में विरोधियों पर मुख्यमंत्री इस दौरान जम करके बरसे हैं। माफिया को जहन्नुम या जेल पहुंचा के रहेंगे, सीएम ने कहा। सीएम ने आगे कहा कि शामली का मिजाज और पलायन का दौर बदल चुका है। आज कांवड़ यात्रा कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस सपा के लोग जिन्ना के उपासक हैं, ये उन्होंने कहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शामली दौरे पर विकास और कानून व्यवस्था दोनों को लेकर के बड़ा संदेश दिया। 581 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफिया के लिए सिर्फ 2 ही जगह बची है, जेल या जहन्नुम। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि कभी पलायन के लिए चर्चा में रहने वाला शामली अब विकास की नई पहचान बन चुका है। कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि अब कोई भी श्रद्धालुओं की आस्था में बाधा नहीं डाल सकता। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने उन्हें जिन्ना के उपासक तक बता दिया है। क्या उन्होंने कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे। आज कांवड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कांवड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और मैं आज के इस अवसर पर जब कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, मैं सभी कांवड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा। बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जुड़ गए हैं। सुशील, जमकर के विपक्ष पर प्रहार किया गया है, सीधे जिन्ना का उपासक करार दिया गया है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है विपक्ष की? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है इसमें जिन्ना को उपासक आज योगी जी ने कह दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनके समय में सड़क, बिजली, पानी तमाम दिक्कतें थीं और कोई भी जो सामान्य सुविधा है वो भी ठीक तरह मुहैया नहीं करा पाते थे। लेकिन आज हमने जो कैराना क्षेत्र है, कैराना का जो डेमोग्राफी अब चेंज दिखती है, यहाँ पर जो हालात दिख रहे हैं वो कम से कम अब अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, पहले कांवड़ यात्रा नहीं हो पाती थी, कांवड़ यात्रा भी हो रही है। तो ऐसे विपक्ष का अभी कोई ऐसा अभी इस पर रिएक्शन नहीं देखने को मिला है, लेकिन इतना ज़रूर है विपक्ष का रिएक्शन इसमें ज़रूर आएगा। लेकिन ये है कि पूरी जो आज योगी जी की स्पीच थी काफ़ी तीखी थी। उन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं उनकी जगह अब जहन्नुम और जेल है और अब विकास के रास्ते पे उत्तर प्रदेश है। और उन्होंने कांवड़ियों से भी अपील की है, जो कोई उपद्रवी तत्व अगर आपके बीच में आता है तो उसे कान पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। मीनाक्षी,
अब आगे मुख्यमंत्री का और क्या दौरा रहने वाला है? मुख्यमंत्री जहां पर भी दौरे पर जा रहे हैं, विपक्ष पर न केवल हमलावर हैं बल्कि उस जगह को भी अच्छा खासा विकास परियोजनाओं से नवाज रहे हैं, जैसा अभी हमने शामली में भी देखा। बिल्कुल मीनाक्षी, आज उनके 3 जिलों में दौरे, शामली, बिजनौर और गाजियाबाद। गाजियाबाद में शाम को दौरा है। गाजियाबाद में वहाँ पर राजपाल त्यागी एक पूर्व मंत्री हुआ करते थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करना है उनको, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो तमाम वहाँ पर लोकार्पण और तमाम शिलान्यास के कार्यक्रम हैं करोड़ों रुपए के, और इसके साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो वो अगर देखा जाए तो योगी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार कई जिलों में जा रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हर जिले को सौगात दे रहे हैं, और 2027 की इसको तैयारी के रूप में देखा जा रहा है मीनाक्षी। 2027 की चुनावों की तैयारी बिल्कुल है ये, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हमलावर हैं, वो प्रदेश की जनता को भी याद दिला रहे हैं कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना खरा है। जी सुशील। हाँ बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी हमलावर है, काफ़ी तो आज उन्होंने जिस तरह उनका तेवर था, बहुत तीखा तेवर था उनका, क्योंकि जिस तरह लगातार वो विपक्ष पे निशाना साध रहे हैं, चाहे राम मंदिर मामला हो उसको लेकर निशाना साध रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो विकास को गिना रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि शामली में जो कैराना क्षेत्र है, बहु बेटियां हैं, निकलती नहीं थी, और आपके पास में वापस लौटूंगी, जैसा आपने जानकारी दी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंच चुके हैं, संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाती हूं। मां गंगा की पुण्य धारा से अभिसिंचित महात्मा विदुर की इस पावन तपोभूमि, जहां 5000 वर्ष पहले लीलाधारी श्री कृष्ण ने आकर के उनका सानिध्य प्राप्त किया था, ऐसी पावन धरा को जिसने देश के अंदर अनेक विभूतियों को जन्म दिया, ऐसे महान समालोचक पंडित पदम सिंह शर्मा, संपादक आचार्य पंडित रुद्रदत्त शर्मा, अबुल फजल व फैजी, महान वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, हिंदी गजल के मसीहा के रूप में जिनकी गजलें लोग आज भी अपने भाषण की धार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दुष्यंत कुमार जी, महावीर सिंह त्यागी और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप की इस महान धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी बिजनौर वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, गन्ने की मिठास के लिए विख्यात हमारा बिजनौर कितना समृद्धशाली है, आज बिजनौर के विकास को देख करके हम लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। आज क्या नहीं है बिजनौर में? हाईवे भी है, रेलवे भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है, और जिसको ये विकास दिखाई नहीं देता है, तो मैंने यहां के प्रभारी मंत्री से कहा है कि उन लोगों को यहां का लेपर्ड भी उनको देकर लेकर के चले जाओ, उन तक पहुंचवा दो। यानी बिजनौर ने संघर्ष की एक नई गाथा को लिख करके विकास की यात्रा को तय किया है। लकड़ी की कारीगरी कैसे होती है, नगीना के कारीगरों ने दुनिया के सामने अपनी हाथ के हुनर का लोहा मनवाया है, और ऐसी पावन धरा में आकर के मुझे सचमुच अच्छा लगा। जब मैं बिजनौर में आया, यहां का सुहावना मौसम, मां गंगा का सानिध्य, और 9 वर्ष पहले जो बिजनौर जिसके बारे में लोग कहते थे कि गंदगी है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, हमारे अधिवक्ता थे, दूसरी ओर
अन्नदाता किसान और युवाओं का हुजूम, सड़कों पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का समूह यहां की सड़कों पर स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा था और स्वच्छ बिजनौर का एक नया संदेश दे रहा था। अंतःकरण से बिजनौर की इस प्रगति को देख करके प्रसन्नता की अनुभूति होती है और इसीलिए तो विकास का पैमाना क्या तय होगा अब लखनऊ में नहीं तय होता है, आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि तय करते हैं। आपका सांसद, आपके विधायक, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सभी लोग मिलकर के तय करते हैं कौन सी सड़क बननी है, कौन सा फ्लाईओवर बनना है, कौन सा ब्रिजेज बनना है और उसको लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ करके लखनऊ से हम पैसा भेजते हैं, दिल्ली से पैसा भेजते हैं, योजना को आगे बढ़ाने का काम ये जनप्रतिनिधि करते हैं। बहनों और भाइयों, क्या 2017 के पहले भी बिजनौर की स्थिति थी? याद करना, मुझे कई बार बिजनौर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन 2017 के पहले मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं आते थे, बोलते थे मुख्यमंत्रियों के लिए अपशकुन है। अब मैं कहता हूं वे स्वयं ही अपशकुन थे, जिसके लिए बिजनौर उनको स्वीकार नहीं करता था। अरे जिस धरा में भगवान कृष्ण आने के लिए आतुर रहे हो, महात्मा विदुर के घर साग खाने के लिए, उस पावन धरा में कौन नहीं जाना चाहेगा? जहां मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो, उस धरा में कौन नहीं आना चाहेगा? और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बिजनौर में आता हूं, यहां की समृद्धि को देखता हूं, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को देखता हूं, यहां के नौजवानों की ऊर्जा को देखता हूं, यहां के व्यापारियों के नवाचार को देखता हूं, यहां के कारीगरों की उद्यमशीलता को देखता हूं। और अब बात करेंगे संभल की। संभल में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध इमामबाड़ा, मजार और ईदगाह ध्वस्त कर दिए गए हैं। डीएमएसपी ने खुद खड़े होकर के अवैध इमामबाड़ा भुनवाया है। सरकारी जमीन से ये अवैध कब्जा हटाया गया है। सुरक्षा को लेकर के भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जनपद दौरे से ठीक एक दिन पहले जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के थारा असवोली क्षेत्र के गांव मुकब्बरपुर में सरकारी बंजर भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए इमामबाड़ा और मजार को बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया गया है। ये पूरी कार्रवाई डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में हुई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप है। राजस्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गांव मुकरबरपुर में सरकारी बंजर भूमि पर अवैध रूप से इमामबाड़े और हजरत शाह मियां नीम मजार का निर्माण कर कब्जा किया गया था। हल्का लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत वाद दायर किया गया। कोर्ट से बेदखली के आदेश जारी होने के बाद आज प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंच गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से यहाँ से ये अवैध इमामबाड़ा और मजार हटाई गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील तिवारी लगातार बने हुए हैं। ये बड़ी जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां संभल के दौरे पर रहने वाले हैं, उसके ठीक एक दिन पहले बड़ी कार्रवाई करके अवैध अतिक्रमण को हटा लिया गया है। यानी कि सीधे सीधे डर उन लोगों में भी है जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरह ये अवैध मजार बनाई गई थी, अवैध इमामबाड़ा बनाया गया था, सरकारी जमीन बनाया गया था, इसको लेके बाकायदा 1 महीने का टाइम भी दिया गया था कि आकर जवाब दें, लेकिन कोई जवाब देने नहीं आया। जब अवैध तरीके से बनाया था, अवैध कब्जे करके ज़मीन में बनाया गया था, तो इसको लेके जो प्रशासन है उसने बुलडोजर कार्रवाई की है। यहाँ तक कि जो वहाँ के एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई और अंकित खंडेलवाल, वो लगातार इस तरह के अभियान में जुटे हुए हैं और इस तरह के जो अवैध तरीके से लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कभी मजार बना ले रहे हैं, कभी मस्जिद बना ले रहे हैं, लगातार उस पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। तो इस बार भी 1 महीने का समय दिया गया, कोई आके जवाब दे दे, कुछ बताए तो, लेकिन कोई बताने वाला नहीं आया। तो तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप के नेतृत्व में बाकायदे पूरी टीम पहुंची, भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और इन पर बाकायदे बुलडोजर कार्रवाई हुई है। क्योंकि शामली अब पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री जी, तो उससे पहले कार्रवाई बहुत मायने रखती है, क्योंकि जिस तरह वहाँ लगातार जिस अवैध तरीके से तमाम जो बिल्डिंग्स थे, तमाम इस तरह के मजार थे, उन सब पर लगातार कार्रवाई चल रही है। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी यानी कि अभी ऐसे और भी कुछ अवैध निर्माण हो सकते हैं जिन्हें ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें लगातार संभल से सामने आती रहती हैं।
बिल्कुल मीनाक्षी, लगातार कई वर्षों से समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में लगातार लोग एकदम बेखौफ हो गए थे और इस तरह की तमाम अवैध कब्जे करके कहीं मजार बनाए दे रहे हैं कि मस्जिद बनाए दे रहे हैं, इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। तो इनको धीमे धीमे ध्वस्त करके धीरे धीरे इन्हें ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह पूरे कागजात देखे जा रहे हैं, चाहे डीएम हो आके अंकित खंडेलवाल, चाहे एसएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई हो, तो वो बैठ के बाकायदे इन पेपर्स को देख रहे हैं। अगर अवैध तरीके से कोई मस्जिद बनी है, कोई मजार बना है, कोई इमामबाड़ा बना है, तो उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह गलत तरीके से जिस तरह लोगों ने बनाया है तो कहीं ना कहीं ये वहाँ का माहौल भी खराब होता है। और सबसे बड़ी बात है, अवैध कब्जा ये बताता है कि पहले की जो सरकारें थी वो इस पर ध्यान नहीं देती थी। योगी सरकार में इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और अवैध जो इस तरह के निर्माण है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। मीनाक्षी जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। ट्रंप के पूर्व रक्षा मंत्री का बड़ा दावा है। पूर्व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने दावा किया है कि हवाई हमले से ईरान युद्ध नहीं जीता जा सकता है। अमेरिका को आर्थिक दबाव बनाना होगा, दबाव बना करके हॉर्मुज फिर से खुलवाना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच में जारी संघर्ष हर गुजरते घंटे के साथ और विस्फोटक होता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां ईरान पर हमलों की रफ्तार बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं, वहीं अब उनके ही पूर्व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने बड़ी चेतावनी देकर के वाशिंगटन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एस्पर का साफ कहना है कि सिर्फ हवाई हमलों के दम पर ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं जीता जा सकता। उनका मानना है कि लगातार बमबारी तेहरान को झुकाने के बजाय संघर्ष को और ज्यादा लंबा खींच सकती है। ऐसे में आवश्यक है कि अमेरिका को आर्थिक दबाव बढ़ाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुलवाना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रितु सिंह जुड़ गई हैं न्यूज रूम से। रितु, इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, हॉर्मुज को खुलवा दीजिए एस्पर कह रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान कहां तैयार है? बिल्कुल मीनाक्षी, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि यहाँ पर मार्क एस्पर कह रहे हैं कि जिस धड़े से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रयास कर रहे हैं कि ईरान को रोका जाए, ईरान को घुटनों पर लाया जाए, ये प्रयास दरअसल एक फेलियर साबित होगा। इससे पहले मैं आपको जरा याद दिलवा देना चाहती हूँ, मार्क एस्पर को इसी तरीके के एक बयान को लेकर के जो कि उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया था, इसको लेकर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद ही मार्क एस्पर को हटाया गया था। अब इस तरीके का जब उन्होंने बयान दिया है, सीधे कहा है कि किसी भी एयर स्ट्राइक से, किसी भी हवाई हमले से किसी कीमत पर ईरान को नहीं रोका जा सकता। अगर ईरान को रोकना है तो आर्थिकी तौर पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर ईरान को कमजोर करना होगा और उसका सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा हॉर्मुज को खुलवाना, क्योंकि हॉर्मुज एक ऐसी चाबी है जो कि सीधे तौर पर अमेरिका की जीत के लिए एक बहुत बड़ा अनलॉक साबित होगा। अब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर माथापच्ची जारी है। इस बीच मार्क एस्पर का यह बयान सामने आना सीधे दो चीजें हैं, हॉर्मुज को खुलवा दीजिए और दूसरी चीज ये कि हवाई हमलों से जंग को नहीं जीता जा सकता है। यानी दोनों ही बातें अमेरिका के लिए फिट बैठती है, ना तो वो जमीन पर उतरने वाले हैं और ना ही हॉर्मुज को खुलवाने वाले हैं। ये युद्ध इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। निश्चित रूप में मीनाक्षी, और बूट्स ऑन ग्राउंड को लेकर कई दफा जिक्र भी हुआ है कि अमेरिका जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करता, हवाई हमले करते रहेगा, तब तक ये जो जंग है ऐसी निरंतर चलती रहेगी। एक तरफ सीज फायर वार्ताओं को लेकर जिक्र हो रहा है, लेकिन इस बीच हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट के वो तमाम ठिकाने जहां अमेरिका के बेसिस है उन पर हमले भी जारी है, चाहे क्रॉस फायर का जिक्र किया जाए या हमले हम देखें अमेरिका और इजराइल की तरफ से जारी है और लगातार उसी मकसद के तहत आगे कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जब मार्क एस्पर कह रहे हैं कि स्ट्राइक से इधर हट करके कूटनीतिक दृष्टि से और इकोनॉमिक का यानी कि अर्थव्यवस्था के तौर पर भी अगर हम देखें तो दुनिया को इससे बहुत बड़ा डेंट मिल रहा है, और इसी फ्रंट पर अगर ईरान को झुकाया जाए तो किसी कीमत पर जाकर के बूट्स ऑन ग्राउंड जाकर के आप दोनों को साथ साथ अगर और करवा पाए तो कहीं ना कहीं ईरान झुकेगा। बंदर अब्बास से लेकर के ऐसी तमाम जगहों को, केशमद्वीपों, कुशद्वीपों, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है जहां से ईरान की आर्थिकी इंपैक्ट हो सकती है। इसीलिए इंपैक्ट करने के लिए ये तमाम जगहों को चूज किया जा रहा होगा। रितु, बिल्कुल, आवाज भी इसमें आ जाता है, बंदर अब्बास भी इसमें आ जाता है, केशम द्वीप भी हो जाता है। कुछ दिनों पहले हमने खबरें सुनी थी कि इसी तरीके से देखा गया था कि खार्ग जो कि महत्वपूर्ण जो है वो द्वीप माना जाता है, खार्ज की इंपॉर्टेंस आपने इससे पहले भी देखी होगी। लेकिन इस बीच अगर तस्वीर हम दिखाएं तो ईरान जो है बैक टू बैक काउंटर फायर कर रहा है। अब काउंटर फायर के दौर में अगर देखा जाए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये री एस्केलेट होने की कगार पर अब पहुंच चुका है पूरा वॉर फ्रंट। और हमने देखा था कि बीच
बीच में मध्यम हो गई थी इस जंग की रफ्तार, लेकिन अब एक दफा फिर से री एस्केलेट होने के बाद अब इस बयान के बाद और ज्यादा इसे रुख मिल रहा है, एक रफ्तार मिल रही है। अब सीधे तौर पर ये हमने प्रतिद्वंदी अभी भी है। कहा थमने वाले हैं। बहुत धन्यवाद रितु आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको आगे दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें इंडिया रिपोर्टर्स में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।